ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो वीज़ा इंडस्ट्री में काम भी करते हैं और वो लोग जो वीज़ा लेके बाहर जाने का एक अपना मोटिव रखते हैं कि उनको एज ए टूरिस्ट जाना है, किसी को काम के पर्पज़ से जाना है या किसी को कुछ भी XYZ मान लो किसी कंट्री में विज़िट करना है। तो बेसिकली मैं ये एक ट्रू इंसिडेंट जो मेरे साथ में हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट और इतनी बड़ी कहानी बन गई मेरे साथ में। आप बिलीव नहीं करोगे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस किया अपनी उस लाइफ के उस कैरियर के दौरान जब मैं एक ट्रैवल का ये काम करता था। गाइस बताता हूँ, कहानी है 2017 की, 16 और 17 के अप्रोक्सीमेटली आप मान लो इसको। उस टाइम पे मेरा एक काम था ट्रैवल का जिसमें मैं वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उस टाइम मेरे पास एक पंजाब का एजेंट, क्योंकि हम बेसिकली मैक्सिमम एजेंट्स से जुड़े हुए थे, एक पंजाब का एजेंट्स मेरे को कहता है कि सर हमारे क्लाइंट्स के लिए एक वीज़ा चाहिए। उस टाइम एक मलेशिया का वीज़ा होता था, एंट्री वीज़ा, आज भी चलता है वो 1500 के आसपास में उसकी जो कॉस्ट आती है उस वीज़ा की, जो एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। अब कहानी क्या थी कि उस एजेंट ने हमसे वो वीज़ा लगवाया, हमने वो वीज़ा की कॉपी एजेंट्स को सेंड की। एजेंट ने अपने क्लाइंट को, जिसके लिए उसने वीज़ा लगाया था, अपने क्लाइंट को बोला कि आप 2000 रुपये इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उसके क्लाइंट ने, जिसका वीज़ा लगा था, उसने 2000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने वो पैसा उसके अकाउंट से लिया या हमने उसको टोका तक नहीं कि आपने जो पैसा, जो वीज़ा हमने आपको दिया है उसकी 1500 के आसपास में एक कॉस्ट है, 500 रुपीज़ हमारा एज ए कमीशन है उस पर। और ऑब्वियसली वो एक ऑनलाइन वीज़ा था तो हमने वो ऑनलाइन वीज़ा करके दे दिया था उसको। तो हमने उसको ये तक नहीं टोका कि आप ये जो फ़ी है आप अपनी तरफ से पे करोगे, ना कि आपके क्लाइंट से हम लेंगे। सबसे बड़ी गलती थी वो उस टाइम। चलो कोई बात नहीं है, वो चीज़ हुई, क्लाइंट से हमारी पेमेंट आ गई, हमें पता नहीं उसके बाद में। अब उसके बाद क्या होता है, मेरे पास जो मेरा अकाउंट था, मैंने अपने एक अकाउंट के अंदर जिसमें मेरे पास वो पैसे आए थे 2000 रुपीज़, मेरा वो अकाउंट अचानक से ब्लॉक हो जाता है। अब भैया उस अकाउंट में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, पैसे तो उसमें 20-25 हज़ार रुपये पड़े थे, लेकिन मैंने एक लोन लिया था और वो लोन को मुझे किसी की पेमेंट करनी थी 2 लाख रुपए के आसपास। पर मैं वो डिले हो गया तो मैंने क्या किया, उस लोन को मैंने FD में कन्वर्ट कर दिया कि बाद में जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब देख लूँगा और तब इसको यूज़ कर लूँगा। अचानक से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जो कि मेरे को पता लगता है बैंक की तरफ से, सर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक है, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या? मैंने जब देखा तो उस पर एक लेटर अटैच था कि सो एंड सो कंप्लेंट है, इस थाने से है, दिल्ली में ही वो थाना था, इस थाने से है। और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, उसमें एक नंबर सब कुछ दे रखा था। मैंने वहाँ कॉल किया, जो IO साहब थे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है और ये कंप्लेंट के रिगार्डिंग है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है, और कंप्लेंट मेरे से रिलेटेड नहीं है बट मेरा अकाउंट फ्रीज है। उन्होंने मेरे को कहा आप एक बार थाने आ जाइए, आपकी एक कंप्लेंट है, एक केस है, तो उसको हमें एक बार देखना है, आप आओ आपसे बात करेंगे। भाई मैंने फटाफट अपना उसी टाइम पे ही रेडी हुआ, मैं गया उनके पास में। वहाँ जाके उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं रूम में बैठा, उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आप हमें बताइए इस आदमी को आप जानते हैं? पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार ये आदमी कौन है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स के हमारे पास नाम थे, तो वो बंदा था पंजाब का। तो उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा सा प्रॉपर सी डिटेल्स देनी मेरे को शुरू की, ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे पैसा आ रखा है। मैंने कहा सर बिल्कुल आया है। तो बोले ये पैसा जो आया हुआ है इस बंदे के थ्रू आया है। मैंने कहा सर ये इस बंदे के थ्रू नहीं आया, लेकिन शायद किसी दूसरे अकाउंट की ट्रांजैक्शन है जो मेरे अकाउंट में आई है, जो कि एक 2000 रुपये की ट्रांजैक्शन है, और उसमें
हमने वो वीज़ा एक इशू कर रखा है किसी एजेंट को। तो उन्होंने कहा आप उसको जानते हैं? मैंने कहा सर भाई फेस तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो पंजाब के हैं। उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि सर हमें एक वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो हमने वो उसको ऑनलाइन वीज़ा करा के दे दिया, क्योंकि उसका ज़्यादा देर का प्रोसेस नहीं था, आधे घंटे में वो वीज़ा इशू हो जाता है। एंट्री वीज़ा है मलेशिया का, आप भी अगर आज भी देखोगे तो ऑनलाइन वो इशू होता है। अब उसके बाद आईओ ने मेरे से क्वेश्चन करे कि आप उसको जानते हो, आपको पता है, आप उसके साथ मिले हुए हो? मैंने कहा सर बात क्या है, आप मुझे थोड़ा सा वो डिटेल्स में बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने उस बंदे को वीज़ा ज़रूर दिया है, पैसे भी मेरे अकाउंट में आए हैं जो आप मेरे को ट्रांजेक्शन्स दिखा रहे हो, क्योंकि आपके पास पूरी डिटेल्स हैं, आपने मेरी अकाउंट डिटेल्स निकलवा रखी है, और ऑब्वियसली वो पैसा आया है। उन्होंने कहा सर बात ऐसी है, अगर आप इस बंदे के बारे में जानते हो तो आप हमें डिटेल दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ़ भी हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा सर जब मैंने कुछ किया नहीं है तो आप कार्रवाई क्यों करोगे, पहले ये तो बताओ। कह रहे कि कार्रवाई तो होगी, क्योंकि आपने जिस बंदे को वीज़ा दिया है उस बंदे ने जिस क्लाइंट के साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है, वो बंदा उसके 50,000 रुपये ले लिए हैं, और उसके किसी और दोस्त के भी उन्होंने पैसे लिए हैं जो टूरिस्ट वीज़ा के उसमें लिए गए हैं उससे। मैंने कहा सर टूरिस्ट वीज़ा में 50,000 रुपये कौन देगा? कह रहा वो कहानी अलग है जो उस बंदे ने उस क्लाइंट को बोल रखी है कि मैं टूरिस्ट में आपकी जॉब लगवा दूंगा वहाँ पे, या आपको कोई काम करवाऊंगा, काम दिलवाऊंगा। वो उसने कहा है कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा, उससे 50,000 रुपये अकाउंट में लिए हैं, 1 लाख रुपए उससे कैश ले लिया है, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास, और जो 2,000 रुपये का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आया हुआ है। मैंने कहा सर इसमें मेरी क्या गलती हो गई? अब मैंने तो 500 रुपये की अपनी एक फ़ीस ली है, जो 1500 रुपये चार्ज होते हैं, 2,000 रुपये मैंने लिए हैं, जो मेरा एम्बेसी फ़ी का जो लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर। कह रहा नहीं अब आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उस बंदे की लोकेशन पे जाना पड़ेगा, हमारे पास एड्रेस वगैरह सब कुछ है उसका। मैंने कहा सर मैं वैसे एड्रेस तो नहीं जानता, लेकिन आप कह रहे हो कि एड्रेस है आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को साथ चलना है। कह रहा आप एक बार होके आओ। मैंने कहा सर मैं कैसे होके आऊँ, पंजाब है, वैसे भी काफ़ी दूर है, आप चलते हो मैं आपके साथ चल लेता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो। बाकी मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मैं इस बंदे की कोई हिस्ट्री जानता हूँ पीछे की, एग्जैक्टली क्या है, इसने मेरे से सिर्फ वीज़ा इशू ज़रूर करवाया अपने क्लाइंट का। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी देर तक हरेसमेंट किया, नहीं ऐसे वैसे ये वो, तुम्हारा भी नाम आएगा, तुम्हारा भी हम FIR डालेंगे, फलां करेंगे, ये वो, तुम्हारा को भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे क्योंकि तुम लोग मिले हुए हो, तुमने ही एक साथ करके ऐसा कुछ किया होगा। मैंने कहा सर अगर मेरा नाम आता है, आपको मेरा एड्रेस पता है, मैं खुद आपके पास आया हूँ, आपने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि मेरा अकाउंट आपने फ्रीज़ कर दिया है, और उसमें मैंने जो पैसे किसी को देने थे मेरे वो भी फ्रीज हो गए हैं, और मुझे बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, मैं एक पैसा अपना निकाल नहीं पा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप केस को चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जब भी बुलाना हो आप मुझे बुला लो, लेकिन मेरा अकाउंट खुलवा दो। उन्होंने कहा अकाउंट तो तेरा नहीं खुलेगा, अगर तुझे एज ए हम्बली, उन्होंने मेरे को ये भी बोला अगर तुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है 5-10 हज़ार रुपये की तो मैं दे देता हूँ, पर तेरा अकाउंट नहीं खुलेगा। मैंने कहा सर अकाउंट नहीं खुलेगा, मुझे दिक्कत है, मुझे 5-10 हज़ार रुपये की बात नहीं है, मेरे को किसी को पेमेंट भी करनी है, आप समझो इस चीज़ को। उसने कहा नहीं भाई अकाउंट तो नहीं खुलेगा, बाकी केस तेरे खिलाफ़ भी चलेगा। मैंने कहा सर जो आपको चलाना है आप चला लो, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, और आपको जो लगता है कि आपको लगता है कि भाई आपको मैं इन्वॉल्वमेंट लग रही है, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, या मैंने कोई फ्रॉड किया है उस बंदे के साथ में, तो मैं आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बाकी आप प्लीज़ मेरा अकाउंट आप डीफ्रीज़ करा दो। उन्होंने कहा डीफ्रीज़ तो नहीं होगा। भाई मैंने उनके पास से मैं आ गया, मेरे 2-3 घंटे वहाँ लगे। उन्होंने मेरे से जो जानना चाहा था कि अगर मुझे कुछ उसके बारे में पता हो तो मैं उनको बताऊँ, बाकी उन्होंने उसके नंबर्स पे भी कॉल किया, उसके अकाउंट भी फ्रीज़ करा रखे थे जो उन्होंने मेरे को दिखाया, 1-2 अकाउंट जो भी थे उनके पास पूरे ID थे, प्रूफ्स थे, सारी चीज़ें थी, नंबर्स भी था। मेरे से भी उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए, जो मेरे पास नंबर्स थे उस बंदे के मैंने वो भी दिए उनको। अब उसके बाद यार मेरे को टेंशन होगी, मैंने कहा यार ये तो साला फालतू में प्रॉब्लम होगी, 500 रुपये के चक्कर में एक तो पैसा किसी और से अकाउंट से आ गया, क्योंकि उस बंदे ने तो कंप्लेंट देनी थी कि सर मैंने 2,000 रुपये की ये रसीद है मेरे पास बैंक की, और मैंने इसमें ये डिपॉजिट करा रखे हैं, और उसी बिहाफ से उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर रखा था। मैंने अपने लॉयर से बात की, मैंने लॉयर को बोला, मैंने कहा सर ऐसी कहानी है, ये कहानी है। तो कह रहा कि जब आपका उस केस में कुछ है ही नहीं, आपका नाम नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है वीज़ा आपकी तरफ से इशू हुआ, बट आगे वाले बंदे ने क्या किया वो तो उसी को पता होगा, उसने कैसे पैसे लिए, कैसे नहीं लिए,
किस कंडीशन से लिए। मैंने कहा सर अब करूं क्या, वो बताओ ना मुझे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक पेटिशन डालते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस डालने का। हमने वो कोर्ट में डाला, ठीक है, और कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर। वहाँ डालने के बाद में अराउंड 3 to 4 मंथ्स हमें लग गए हमारे अकाउंट को कोर्ट की तरफ से डीफ्रीज़ कराने में। लास्ट मोमेंट पे भी पुलिस वाले ने यही कहा कि सर आप इसका अकाउंट मत खोलिए, आप इसको डीप फ्रीज मत कीजिए, इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इनके अकाउंट में जो पैसे आ रखे हैं। तो कोर्ट ने सिर्फ यही कहा अगर इसके अकाउंट में पैसे आ रखे हैं तो वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है। मामला है 1.5 लाख रुपए का। वो क्लाइंट कहाँ है आपके पास में, या वो बंदा कहाँ है, उसके बारे में आपके पास क्या इन्वेस्टिगेशन है कि सर हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो कह रहा है कि आप किसी जो आदमी अपना जो बिज़नेस कर रहा है उसने सिर्फ 2000 रुपीज़ के लिए हम उसका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, तो हमें ये खोलना पड़ेगा। अगर इसका केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आगे आपके पास कुछ भी मिलता है तो आप बिल्कुल कोर्ट को इंटीमेट करें, या जो भी कोई ऐसी बात है तो। फिर उन्होंने मेरा वो अकाउंट डीफ्रीज हुआ। उसके बाद में वो केस भी चला। मैंने उन सर को भी कहा सर अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़े, कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर्स, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कोई बाहर तो रहता नहीं। बट यह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है कि जिसमें मेरे को ये महसूस हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया। तो सिर्फ ये एक सीख थी जो मुझे मिली। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा अगर आप एक एज ए ट्रैवल एजेंट काम करते हो या आप वीज़ा लगवा रहे हो तो किसी ऐसे एजेंट से लगवाएं जो प्रॉपर ऑफिस अपना खोल के बैठे हैं, प्रॉपरली काम करते हैं, नॉन पीपल्स हैं, उनके थ्रू अपने वीज़ा वगैरह का प्रोसेस करें। और टूरिस्ट वीज़ा में कभी भी ये ना सोचें कि हम टूरिस्ट वीज़ा में जाके वहाँ पे जॉब कर लेंगे। वो बहुत आपके लिए दिक्कत परेशानी वाला काम हो जाएगा कि टूरिस्ट में जाके आपको कोई जॉब कन्वर्ट करा रहा है, वो आपसे पैसे यहाँ ले लेगा, आपको वहाँ जाके जॉब मिलेगी या आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको पता नहीं है क्योंकि आप पैसे तो यहाँ सारे दे के चले गए। तो गाइस, टूरिस्ट वीज़ा के चक्कर में अगर आपके पास में एक प्रॉपर ऑफ़र लेटर जिसको आप वेरीफाई कर लो एम्बेसीज के थ्रू कि वो जेन्युइन है, तब आप किसी को पेमेंट करो। अदरवाइज़ टूरिस्ट में कोई वीज़ा इस टाइप का या काम करने के लिए आपको बाहर जाना है मत जाओ। ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट हो जाएंगे, परेशान हो गए, कोई दूसरा हमारे जैसा भी परेशान होगा जिसने वीज़ा कहीं ना कहीं से दिया होगा, क्योंकि वेरिफिकेशंस तो होनी है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि आपको भी परेशानी ना हो, और कोई आदमी अगर ठीक तरीके से काम कर भी रहा है, चाहे वो कोई ट्रैवल एजेंट है कोई भी है, तो उसको भी परेशानी ना हो। तो तब तक के लिए नमस्कार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ट्रू, या जो भी हमारे व्लॉग्स आते रहते हैं किसी टूर के रिगार्डिंग, विजिट्स के रिगार्डिंग, वो भी मैं डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइडर ऑफ व्लॉग को। बाकी तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।